नंबर सिस्टम का पार्ट 4 में इस चैप्टर में बुक में जो थ्योरी बतलाए प्लस इतना ही थ्योरी है। इसी थ्योरी के आधार पर आगे में जो प्रॉब्लम हो तो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, समझने से पहले ये ध्यान से देखो हम क्या कहने जा रहे हैं। अगर हम लोग लिखते हैं 2/4 तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ 2 और 4 दोनों कट रहा है। किससे कट रहा है? तो 2 का गुणनखंड 1 गुने 2, 4 का 1 दूनी 2 दूनी 4 होगा। और ऐसी स्थिति में 1 2 और ये 2 2 कट गया तो 1/1 दूनी 2, यानी 2/4 में थे। इससे पहले हालांकि बेस में ये सब बतला दिए हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। तो दी गई संख्या को गुणा के रूप में खंड खंड करना गुणनखंड कहलाता है। यानी किसी भी संख्या को हम लोग गुणा के रूप में लिख सकते हैं, है ऐसी बात। जैसे 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 गुने 1। 2 को क्या लिखा जा सकता है? 1 गुने 2। इसी तरह 3 को 1 गुने 3। ये बोलो तो तीनों संख्या में एक किसका गुणनफल है, यानी गिनती के कितने संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसका आंसर है 1 को 1 से ही गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा, और दूसरी कोई ऐसी संख्या नहीं है गिनती की संख्या जिसको हम लोग 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, है बोलो। फिर 2 के बारे में सोचोगे, किन 2 संख्याओं को, अर्थ ये है किन गिनती की 2 संख्याओं को, गिनती की संख्या नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होती है ना। तो गिनती के कितने संख्याओं को, यानी नेचुरल नंबर में कितने संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसका भी आंसर है मात्र 2 गिनती की ऐसी संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। पहला 1, दूसरा 2। कोई तीसरी संख्या इन दोनों के अलावा है जिसको गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे 4, देखो 1 गुने 1 दूनी 2 दूनी 4 लिख सकते हैं ना। 5 को गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो 1 गुने 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होगी। कुछ उदाहरण देकर के इसकी परिभाषा को समझना बेहद आसान हो जाएगा, इसलिए पहले उदाहरण को अच्छी तरह समझना है। 6, 1 दूनी 2 तिया 6 है ना जी। फिर 7, 1 गुने 7। इसी तरह लेंगे 8, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। फिलहाल ये समझना है जो गुणनखंड किसे कहते हैं। किसी भी गिनती की संख्या को गुणा के रूप में तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। गुणा के रूप में तोड़ना, 8 को हम गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, ध्यान दो। 1 8 8, दूसरा या 2 चौका 8 होगा, कोई तीसरा होगा? नहीं होगा। तो दी गई संख्या को, जैसे 8 को हम लोग गुणा के रूप में तोड़ते हैं तो पहला रिजल्ट प्राप्त होता है 1 और 8। दूसरा रिजल्ट प्राप्त होता है 2 और 4, जिसको गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। तीसरा रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तीसरा रिजल्ट है। ये दूसरा रिजल्ट है। तीनों रिजल्ट में गुणा करने पर 8 ही प्राप्त हो रहा है ना।
तो गुणनखंड का अर्थ होता है किसी भी संख्या को गुना के रूप में तोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है, किसी भी संख्या को गुना के रूप में तोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी प्राप्त संख्या को गुणनखंड कहते हैं। यहाँ 1 8 का पहला गुणनखंड होगा, 8 का दूसरा गुणनखंड होगा। 2 और 4 में 2 चौका 8, 2 8 का पहला गुणनखंड है, 4 दूसरा गुणनखंड है। इसमें 1 2 3 4 गुणनखंड प्राप्त हुआ है 8 का। तो गुणनखंड का मतलब क्या, यहाँ 1 पहला गुणनखंड कहलाएगा, 2 3 बार आया है तो ये 2 दूसरा गुणनखंड, ये 2 तीसरा, ये चौथा। तो गुणनखंड गुना को, किसी भी संख्या को गुना के रूप में लिखने पर जो खंड के रूप में हमें पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा खंड, यहाँ 4 गुणनखंड प्राप्त हुआ 8 का। अगर कोई कहा जाए 36 का कितना गुणनखंड है तो आंसर 3 4 ठो 5 ठो होगा। ये टॉपिक पढ़ने पर अभाज्य गुणनखंड और क्लियर होगा। तो 36 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 12 में, कहेंगे 3 पहला गुणनखंड है तो 12 दूसरा। तो किसी भी संख्या को गुना के रूप में लिखने पर प्रत्येक संख्या गुणनखंड कहलाता है। जैसे 36 को हम लिखेंगे 3 गुने 12 तो 3 36 का पहला गुणनखंड कहलाएगा, 12 दूसरा गुणनखंड कहलाएगा। इसको फिर तोड़ सकते हो, 12 को 2 गुने 6 लिख सकते हैं। तो किसी भी दी गई संख्या को गुना के रूप में लिखने पर जो हमें प्राप्त होता है वही गुणनखंड कहलाता है। अब ये देखना है, दरअसल सबसे पहले आना चाहिए था, क्रम के अनुसार ये आना चाहिए था। तो अभाज्य संख्या इसको रहने देते हैं, हम डायरेक्ट डी पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये समझने पर, ये समझना आसान है, बुक में क्रम दिया है ऐसे ही। तो अभाज्य संख्या हम पहले पढ़ा रहे हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। तो गुणनखंड समझ गया ना, इसका हम 2 परिभाषा बतलाएंगे। तो ये पहली परिभाषा है, लिख भी देते हैं पहली परिभाषा। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब तो गुणनखंड समझ गया, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तब सवाल उठता है क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं? तो आंसर है ऐसी अनंत संख्याएं हैं। तो किन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे ये भी देख लो। और किसी भी संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होगा और ऐसी ही संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाएगा। नहीं, 1 मिनट समझो। जैसे पहले परिभाषा पर आओ न, जैसे मान लो 1 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 के अनंत गुणनखंड होंगे और प्रत्येक गुणनखंड 1 ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसके अनुसार इससे पहले ये समझो, अगर हम कहते हैं मान लो 18 संख्या है, गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर्स, 18 के कितने गुणनखंड होंगे? तो एक सब में रहता है। हर एक गिनती की संख्या हो या गिनती की संख्या नहीं हो, किसी भी तरह की संख्या के साथ 1 गुना के रूप में रहता है। तो एक यूनिवर्सल नंबर है जो गुणनखंड के रूप में हर एक संख्या के साथ रहता है। तो 18 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो 18 के कितने हो सकते हैं? तो देखो 1 गुने 18, या लिख सकते हैं 1 दूनी 2 तिया 6 तिरिक 18, या 1 गुने 6 गुने 3, या 3 2 गुने 9, मतलब ये सब होगा। तो 18 एक ऐसी संख्या है, गिनती की संख्या की बात तो हो रही है।
18 एक ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। देखो 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3 4 गुणनखंड है, जिसमें 3 2 बार आया है ना ऐसी बात। तो क्या ऐसी भी संख्या है जिसके 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं? तो ऐसी भी संख्या अनंत है। अब जैसे 7, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 2 गुणनखंड होगा, तीसरा होगा ही नहीं। 2 गुणनखंड, एक तो सब में गुना के रूप में रहता है, तो एक यूनिवर्सल नंबर है, तो 1, और दूसरा स्वयं 7। 7 का इसको छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड का रूप हो ही नहीं सकता है। गुणनखंड में √7 में √7 नहीं है। देखो गिनती की संख्या हम भी समझे, अब बोलेंगे इसका 7 का गुणनखंड बोलो तो 1 गुने 7, √7 में √7। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गिनती की संख्या की बात हो रही है, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। 7 का अगर गुणनखंड करेंगे, जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 होगा, बोलो तो 8 अभाज्य संख्या होगा, बोलो। तुम बोल रहे हो हाँ, नहीं, क्यों नहीं होगा? तर्क दो। जैसे 8 है तो इसीलिए नहीं होगा, हाँ केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से 3 नहीं, 2 हर एक का होगा। सॉरी, 2 मतलब भाज्य संख्या हो या अभाज्य, किसी भी गिनती की संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होगा, और ऐसी ही संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन 8 इसीलिए नहीं है, इसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। 8 में देखो 1 तो है ही, दूसरा गुणनखंड 2 होगा ना, 1 दूनी 2, 4 चौका 8, 2 से अधिक हो गया। तो इसका मतलब केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ तो अब ये 3 हो गया। तो अब जैसे कहोगे 5 के बारे में सोचो, 1 होगा ही और दूसरा स्वयं 5, कोई तीसरा है? नहीं। 11, अपन खुद 2 संख्या 1 और 11, 1 और 11, 13, 1 और 13, 1 गुने 13, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और ऐसी ही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। समझा? जिसमें 1 नहीं है, याद रखना है। इसको समझ गया तो बोलो। 3 5 7 8, 2 से अधिक होगा, 9 10 11 13 14 15 16 नहीं होगा, 17 19 ... निकाल लोगे। पहली परिभाषा के अनुसार अभाज्य संख्या, समझ गया। दूसरी परिभाषा, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर, अलावा का मतलब छोड़कर, 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। समझ रहा है बात को? 1 और स्वयं को छोड़कर, स्वयं यानी अपने आप को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे इसमें 2 भी होगा। जैसे 2 1 से विभाजित होता है और स्वयं से हो रहा है ना। अब कहोगे 1 क्यों नहीं होगा? इस पर पूछा कहाँ तू लोग? 1 इसीलिए नहीं होता है, देखो, नहीं, पहला परिभाषा दूसरा, दोनों में इसको समझो। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्राइम नंबर की परिभाषा के अनुसार केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2
तो 1 का 2 गुणनखंड मतलब नहीं होता है। नहीं होगा, नहीं होगा। और इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार अगली परिभाषा, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो, तो ये 1 जो है इसको स्वयं में रखो। हाँ 1 तो 1 है ही, हाँ, तो इसके अनुसार तो सही है। यानी जो संख्या 1 और अपने आप के अलावा, तो 1 तो है ही, तो 1 तो 1 हो ही गया। और स्वयं का मतलब भी तो इसी 1 की चर्चा यहाँ है। हाँ, तो कट तो रहा है लेकिन एक गो संख्या मतलब विभाजित, हाँ समझ गए, समझा? हो गया, होना नहीं चाहिए। यानी 1 और स्वयं के अलावा, जैसे मान लो इसी में देखो 2 जो है 1 से तो कट ही रहा है, 2 को छोड़कर 1 होना चाहिए इसमें। स्वयं में 2 आ गया, 2 1 से कटता है और 2 स्वयं से कटता है, किसी तीसरी से नहीं, अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। एक में भी तो ऐसा ही होता है ना, तो 1 स्वयं से करता है, फिर 1 से भी कटता है। 1 से करता है। अगर ये कहेंगे तो 1 से करता है, तो 1 ये इसी 1 के लिए न स्वयं हो गया। ज़्यादा देखो 2 परिभाषा लिखाने का कुछ कारण है इसके लिए। इस पर सोचो तो केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 का कोई गुणनखंड नहीं होता है। 1 गुने 1 1 का गुणनखंड का मतलब हो क्या हुआ, गुना के रूप में लिखना। तो 1 को तो अनंत बार भी लिखोगे गुना के रूप में, तो रिजल्ट 1 के आएगा। तो इसीलिए 2 हुआ पहला अभाज्य संख्या 2 है, ये भी याद रखना है, पूछता है। यानी नेचुरल नंबर्स में पहली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन है? 2 होगा। यानी 1 का गुणनखंड नहीं होता है ना। 1 गुने गॉड बराबर गॉड। गॉड। 1 तो गॉड के पीछे भी मतलब गुना के रूप में है जी। ईश्वर, शैतान इसका उल्टा है, शैतान गुने 1 बराबर शैतान, तो 1 यूनिवर्सल नंबर है। तो कहने का अर्थ 2 1 से करता है और स्वयं से करता है, किसी तीसरी संख्या से नहीं करता है, इसलिए 2 हो गया तुमको प्राइम नंबर। फिर 3 1 और 3 अपने आप से करता है, 3 हो गया, किसी तीसरी संख्या से नहीं। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, इसका अर्थ हुआ जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, बल्कि किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। अच्छी तरह समझ गया इसको? तो दूसरा उदाहरण 3 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4 1 से भी विभाजित होता है, 4 4 से भी विभाजित होता है, और 4 2 से भी विभाजित होता है। इसीलिए 1 और स्वयं के अलावा 4 2 से भी विभाजित होता है, इसीलिए 4 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं है। आशीष, तो इससे आगे का उदाहरण 5 होगा। 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37। इसके आगे 41 42 43 44 45 46 47। इसी तरह बोलो, इसमें क्या पूछा तू? मतलब 19 ही क्यों होगा, एक बतला दीजिए। 19 अभाज्य संख्या क्यों है? 19 इसलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि 19 या तो 1 से करता है या अपने आप से, यानी 19 19 से करता है या 1 से करता है, ये दोनों को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से नहीं करता है, इसीलिए 19 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होगा। और कुछ पूछना है? जब ये पढ़ा तो ये भी अभाज्य संख्या, अभाज्य
तब सवाल है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उस संख्या को क्या कहेंगे? तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अभी अभाज्य समझ गया अच्छी तरह, तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो इसके लिए ये इसका उल्टा याद रखना, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं है, देखो मैथ क्यों समझ से बाहर की बात हो जाती है, ये तुमको बुक में है जो इतना आप देखिए आगे पढ़िए, लेकिन अभाज्य जब जान रहे हो, जब पुल्लिंग जान रहे हो तो स्त्रीलिंग जानना है ना जरूरी जी। बहुत कुछ देखो इसमें एक बार हम और शुरू कर चुके हैं, और नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स पढ़ाए हैं, परमेय अपरमेय बहुत कुछ पढ़ाए हैं। इस बार अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे हैं, हमको जहाँ पर लगेगा क्या क्या पढ़ाना जरूरी है ये पढ़ाएंगे। इसके बाद जो कमी रहेगी ऐसा महसूस होगा तुम लोगों को तो तुम लोग पूछ सकते हो। तो भाज्य के बाद एक ये अभाज्य के बाद भाज्य संख्या, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी इसमें जिस संख्या के, इसका भी 2 परिभाषा, भाज्य और भाज्य का उल्टा भाज्य है। जिस संख्या, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब 2 से अधिक, तो 2 से कम किसी का होगा ही नहीं, या तो 2 होगा या 2 से अधिक होगा। जितना भी नेचुरल नंबर्स हैं ना, उसके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे किसी भी गिनती के संख्या का, नेचुरल नंबर्स का, या तो 2 होगा या 2 से अधिक होगा। अधिक जितना हो, कम से कम 2 होगा। तो ऐसी संख्या में 0 नहीं आता है ना, गिनती की संख्या में 0 नहीं आ रहा है, लिखा थोड़ी है 0। फिर एक बार लगता है हमको और पहले थोड़ा बतलाना चाहिए था। ये बोलो 0 को क्या कह रहे हैं, कौन सी संख्या, निगेटिव की पॉजिटिव? ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, है ना। हाँ। तो शून्य के गुणनखंड नहीं होते हैं, फिलहाल इतना मान करके चलो। और 1 के गुणनखंड नहीं होते हैं। गुणनखंड 1 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्याएं, उन सबों का गुणनखंड होगा। तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4, अब 4 के देखो कितने गुणनखंड होते हैं। 1 तो सबका गुणनखंड है, पहला गुणनखंड 1, 1 दूनी 2 दूनी 4, पहला गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड, तीसरा गुणनखंड, कहोगे दूसरा और तीसरा एक ही तरह की संख्या है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है, गिनती में पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड 2, एक ही तरह की संख्या है। तो क्या हुआ, समझा बात को? तो 2 से अधिक गुणनखंड है यानी 3 है, तो इसीलिए 4 भाज्य संख्या होगा। फिर 5 होगा भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 गुने 5, 2 से अधिक, यहाँ सिर्फ 2 है तो 5 नहीं होगा। क्या होगा इससे आगे? 6। 6 क्यों होगा? तो 1 दूनी 2 तिया 6, फिर 8, 7 नहीं होगा। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सब है अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। इसका गुणनखंड दिखला रहे हैं 1 से अधिक है। 8 ही क्यों होना ये? 8 भाज्य संख्या क्यों होगा? 8 भाज्य संख्या इसलिए होगा क्योंकि 8 के 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड भी 2, चौथा गुणनखंड भी 2। और 1 का भी तो 2 से ज़्यादा है। नहीं, 1 एक ऐसी संख्या है
जिसके अनंत गुणनखंड हैं, जैसे एक गुने एक बोलते रह जाओ, जीवन बीत जाएंगे, सदियों बीत जाएंगे, एक गुना के रूप में लिखते चले जाओ। समझ गया? जी। इसीलिए एक को माइनस करके चला जाता है। कोई संख्या भाज्य संख्या क्यों है, सुनो, और कोई संख्या अभाज्य संख्या क्यों है, जो डाउट हो पूछो, नहीं पूछने पर हमको कमजोरी पता नहीं चलेगी। बात सही है, ये दूसरी परिभाषा में हम लिखेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो 40 कौन सी संख्या है, भाज्य की अभाज्य, और अगर भाज्य है तो क्यों, अभाज्य है तो क्यों, तो आंसर इस परिभाषा के अनुसार 40 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, है ना। 1 दूनी 2 दहन 20 दूनी 40, जबकि 1 दूनी 2 दूनी 4 दहन 40 हुआ ना, बहुत होगा। 2 से अधिक 1 दूनी 2 चौका 8 पंचे 40, देखो 2 से अधिक है, इसलिए भाज्य है। तो हमको लगता है अब इससे आगे भाज्य और भाज्य के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी दूसरी परिभाषा, सेकंड डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी एक और अपने आप से तो विभाजित हो ही, साथ में किसी तीसरी चौथी पांचवी नहीं, बल्कि कम से कम किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 1 से विभाजित होता ही है और स्वयं से विभाजित होता ही है, 4 से, इसके बाद 2 से भी विभाजित होता है ना, इसी बात। 4 6 8 9 है, बोलो, 1 से 9 विभाजित होता ही है और स्वयं 9 से विभाजित होता है, तीसरी संख्या 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए 9 भी भाज्य संख्या होगा, है ना, इसी बात। तो इसी तरह उदाहरण देते जा सकते हो। तो इस पार्ट में टाइम तो हो गया पूरा, खाली है नेक्स्ट पार्ट, नहीं तो पहली परिभाषा और सब जगह पढ़ाई जाने वाली परिभाषा और विख्यात परिभाषा, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है ना। देखो जो हम बतलाने जा रहे हैं ये दूसरी परिभाषा में लिख देंगे जो सब जान रहा है। तो 2x को सम संख्या कहते हैं, ध्यान दो, 2x को सम संख्या कहते हैं जहां x बराबर 1 2 3 4 5, मतलब गिनती की संख्याओं में से कोई एक, यानी x बराबर गिनती की संख्याएं लिख दिए हैं। x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अनंत तक चले जाओ, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी x बराबर नेचुरल नंबर। अब 2x को कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ, अर्थात अगर देखो x बराबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, अगर x बराबर 1 तो 2x को सम संख्या कहते हैं, तो सम संख्या बराबर 2x बराबर 2, x का मान कितना लिया है 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2, समझा। अगर x बराबर, मान लो x बराबर 2, तो सम संख्या बराबर 2x, x का मान कितना लिए हैं 2, तो x का मान 2x का क्या अर्थ हुआ 2 गुने x, यानी 2 गुने 2 बराबर 4, तो 4 है सम संख्या। x का मान कुछ भी लो,
मान लो x बराबर ले लिए 63, तो सम संख्या क्या होता है 2x, तो 2x बराबर 2 गुने x का मान 63, तो 63 दूनी 126। 126 क्या है, सम संख्या है। x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या। तो ये जो है स्टैंडर्ड परिभाषा। 2x को सम संख्या कहते हैं, जहाँ x बराबर गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर। और ये दूसरी परिभाषा तो बचपन से ही लोग जानता है ना, 2 से विभाजित होने वाली। जैसे 2 4 6 2 का अंतर लेते जाओ, 8 10 12 ... ये हो गया सम संख्या, समझा। यहाँ पर भागफल में पूर्णांक होगा तो ना, वरना 3। 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या मतलब ये सब है नहीं जी। तो 3 भी करता है, भागफल में पूर्णांक होगा। 2 से विभाजित, ये दशम संख्या ने पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। देखो क्वेश्चन सही है, वो आप हमको बताए। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली, इसीलिए पूर्ण रूप से लिखना जरूरी है। 2 से डायरेक्ट भाग पूर्ण रूप से में दशमलव नहीं आएगा, समझा बात। पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। ये और ये पार्ट 4 में पढ़ाएंगे। आज CPU गड़बड़ हो गया था, इसीलिए लेट हो गया। अब हो गया है ठीक, मार्केट से मंगा चुके हैं, तो कल से टाइमली ही प्रारंभ होगा। लेकिन थोड़ा मतलब 2 पार्ट करना ही होगा, इतना ही 40 मिनट का एक और पार्ट आवश्यक है।